गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं शब्दालंकार के अंगों में आपको दूसरा अलंकार रूपक अलंकार समझाने जा रहा हूँ। पूर्व के वीडियो में आपने यमक अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। रूपक भी एक शब्दालंकार का ही भेद है। रूपक अलंकार क्या होता है, इसके बारे में आप जानिए कि रूपक अलंकार क्या होता है। आप पढ़ रहे हैं रूपक अलंकार। इसकी विशेषता क्या है कि इस अलंकार में उपमेय उपमान का रूप धारण करता है। रूपक में क्या है, रूपक अलंकार में उपमेय उपमान का रूप धारण करता है। इससे इसका नाम रूपक पड़ा। रूपक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें उपमेय उपमान का रूप धारण करता है, इसलिए इसका नाम भी रूपक पड़ा। रूपक अलंकार की पहचान क्या है कि जैसे इसमें रूपी शब्द का लोप हो जाता है, शब्द का लोप हो जाता है, इसकी ये पहचान है। जब आप उदाहरण देखेंगे तब पता चलेगा कि रूपी शब्द का लोप कैसे होता है। अभी जैसे मुख चंद्र ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मुख चंद्र, एक तो ये योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, तो इसकी जगह इसका आप विश्लेषण करते हैं या विस्तार से बोलते हैं तो मुख रूपी चंद्र, ये लोप आपको मिलेगा। सबसे अच्छी पहचान तो ये रह जाती है इसकी। रूपक अलंकार, इसकी पहचान है कि इस अलंकार में उपमेय और उपमान का रूप, इसमें उपमेय उपमान का रूप धारण करता है, इसलिए इसका नाम रूपक पड़ा। दूसरा, अब इसकी लक्षण या परिभाषा। रूपक किसे कहते हैं, रूपक की परिभाषा क्या है? रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। अर्थात काव्य में जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहां उपमेय में उपमान का अभेद जिसमें कोई भेद न हो, यानी उपमेय को देखने से ऐसा लगता है कि उपमान ही है और उपमान और उपमेय में भेद नहीं किया जा सकता, अंतर नहीं किया जा सकता। जहां उपमेय में उपमान का अभेद अर्थात भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहां उपमेय में उपमान का अभेद अर्थात भेद रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय को उपमान मान लिया जाए, दोनों में समानता व्यक्त की जा रही है, अभेद यानी भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक के भेद, अब आप उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले आप इसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। रूपक के भी अलग अलग भेद होते हैं। यहाँ 3 भेद माने जाते हैं। पहला भेद है सांग रूपक। प्रथम भेद का नाम सांग रूपक और दूसरे का नाम निरंग रूपक और तीसरा है परंपरित रूपक। सांग रूपक क्या होता है? सांग रूपक क्या होता है इसके बारे में देखिए कि जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप हो। उपमेय के अंगों पर, उपमेय जिसकी तुलना की जाए वो उसके अन्य अंग होते हैं। एक पंक्ति में एक से अधिक उपमेय की तुलना उपमानों से की जाती है, तो यहाँ उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप हो। जैसे एक नहीं एक से अधिक उपमान होते हैं, अन्य अंगों का भी आरोप हो, वहां सांग रूपक अलंकार कहलाता है। जैसा कि आप एक उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण है अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, एक काव्य की पंक्ति है। इसमें एक से अधिक उपमान है।
यहां देखिए उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप, जैसे यहां अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहां देखिए ये चिन्ह है, इसमें रूपी शब्द का लोप है। सांग रूपक क्या होता है, जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप हो, जैसे अंबर पनघट आकाश रूपी पनघट। पनघट जहां घड़े भरे जाते हैं, पनियारी जहां पानी की घड़े भर करके लाती है उसको पनघट कहते हैं। और अंबर यहां आकाश को कहा गया है। डूबो रही यानी पनघट में पनिहारी जैसे घड़े को डुबोती है। तारा घट उषा नागरी, और तारा का मतलब होते हैं तारे, घट मानी घड़े, उषा जैसे प्रातः का भोर का समय, नागरी तो जैसे उषा रूपी नायिका का वर्णन किया गया यहाँ कि जब आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े डूब जाते हैं तो उषा रूपी सुंदरी प्रकट हो जाती है। आकाश रूपी पनघट में, यहां अंबर आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े डूब रहे हैं। डूबने से यानी जब सूर्य उदय होता है तो आसमान में जो रात्रि में तारे टिमटिमाते होते हैं तो भोर का समय, उषा का समय होता है तो तारे डूब जाते हैं। तो जब वो तारे मिट जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश रूपी पनघट में मानो तारे रूपी घड़े डूब गए हैं, मानो उषा रूपी नायिका पानी भर रही है, यानी जैसे तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है, ऐसा प्रकट हो रहा है। तो यहाँ एक से अधिक यानी उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप हो तो यहाँ सांग रूपक कहलाता है। अब अंबर पनघट आकाश रूपी पनघट, तो मैंने कहा था कि इसमें रूपी शब्द का यानी रूपी शब्द का लोप हो जाता है। फिर तारागढ़ तारे रूपी घड़े, उषागढ़ उषा नागरी उषा रूपी नागरी, तो ये तो इसकी पहचान हो गई। दूसरा निरंग रूपक होता है। निरंग रूपक इसका भेद है रूपक का। ये कौन सा होता है, जहां केवल उपमेय पर ही उपमान का आरोप हो, अंगों का नहीं, यानी उनके अन्य अंगों का नहीं होता है। उपमान जैसे एक से अधिक उपमान होते हैं, अन्य अंग होते हैं, तो जहां केवल उपमेय पर उपमान का ही आरोप हो वह निरंग रूपक है। सांग रूपक में तो क्या होता है, उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप हो, अन्य अंगों का भी आरोप हो, तो एक से अधिक उपमानों का आरोप होता है, वो होता है सांग रूपक। और जहां केवल उपमेय पर केवल उपमान का ही एक ही अंग का, उसके अन्य अंगों का नहीं, अन्य अंग दर्शाए नहीं जाते हैं, अन्य अंगों का आरोप नहीं हो, अर्थात उपमेय पर उपमान का ही आरोप हो, अंगों का नहीं होता, वहां होता है निरंग रूप। जैसे एक उदाहरण है कि अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी यानी कवि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के लिए कहा गया है, तुलसी मन मंदिर में विहरे यानी विचरण करें। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधेश के बालक चारी, राजा दशरथ के चारों पुत्र मेरे कवि के मन रूपी मंदिर में विचरण करें। कवि चाहता है कि राजा दशरथ के चारों पुत्र ही उसके मन रूपी मंदिर में विचरण करें, यानी घूम रहे हैं। अब यहां मन रूपी मंदिर, मन उपमेय है, मंदिर उपमान है, तो यहां मन उपमेय पर देखिए ये आ गया, यहां मन उपमेय पर मंदिर उपमान का आरोप हुआ है, उनके अंगों का नहीं हुआ है, कोई उल्लेख ही नहीं हुआ है। तो मंदिर जैसे और कोई अन्य उपमान इस पंक्ति में नहीं है, इसलिए यहां केवल एक ही उपमान है। तो जिसमें एक से अधिक उपमानों का आरोप वो सांग रूपक, और उपमेय पर केवल एक ही उपमान का ही आरोप हो, मुख्य उपमान का ही, उनके अंगों का नहीं, तो वहां होता है निरंग रूपक। निरंग बिना दूसरे अंग के, सारंग सांग यानी सभी अंगों का, जैसे उपमान के अन्य अंगों का, सांग अंग सहित उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप हो। निरंग
बिना अंग के, अर्थात जैसे मंदिर एक ही उपमान है, उसके अंगों का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है। इसी प्रकार रूपक का तीसरा भेद है जो परंपरित रूपक कहलाता है। परंपरित रूपक, रूपक के तीन भेद बताएं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। यहाँ परंपरित रूपक की क्या पहचान है कि जहां एक रूपक दूसरे का कारण हो, एक रूपक दूसरे का कारण हो। हाँ जी, जहां एक रूपक दूसरे का कारण हो, अर्थात दो रूपक एक साथ आते हों। एक तो ये पहचान है इसमें, परंपरित रूपक में एक के साथ एक फरी, कहने का मतलब है एक रूपक के साथ दूसरा रूपक भी आ जाता है, बताया ना, अर्थात दो रूपक एक साथ हो, एक रूपक मुख्य रूप में और दूसरा गौण रूप में होता है। एक तो मुख्य होता है, दूसरा गौण होता है, जो छिपा हुआ सा महसूस होता है। जैसे एक उदाहरण है, इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, बढ़त, जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए। बात क्या बताई थी? एक रूपक दूसरे का कारण हो, अर्थात दो रूपक एक साथ हो, एक मुख्य रूप में और दूसरा गौण रूप में। यहाँ बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए। इस वाक्य में मन उपमेय है, तो ध्यान देना, मन को सरोज मानने का कारण क्या है? संपत्ति को सलील मानना है। अगर मन को यहाँ सरोज, जैसे कमल की तरह, पुष्प की तरह माना जाए, तो संपत्ति को सलील यानी जल की तरह मानना। जिस प्रकार जल बढ़ जाता है, उसी प्रकार मन रूपी सरोज खिलता है। जब जल बढ़ता है तो जल पर क्या? कमल खिलता है। तो उसी प्रकार क्या है? बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, कि यानी संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से, जैसे जैसे संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, वैसे वैसे मन रूपी सरोज बढ़ जाता है। यहाँ मन को सरोज मानने का कारण, मन को कमल या पुष्प मानने का कारण है संपत्ति को सलील माना गया। इसलिए यहाँ एक साथ दो रूपक आए हैं। जब एक साथ दो रूपक एक साथ आ जाते हैं, उसमें एक मुख्य है तो दूसरा गौण, वहाँ परंपरित रूपक कहलाता है। तो आपने भली भांति समझ लिए होंगे कि रूपक के तीन भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। प्रत्येक के अलग अलग उदाहरण हैं। मुख्यतः आप परीक्षा में ये देखते हैं कि अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, जैसे कोई पंक्ति दे दी गई तो आप तो उसमें ये लिखते हैं कि इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, लेकिन इसके तीन भेद भी होते हैं और भेदों की पहचान अमूमन विद्यार्थियों को नहीं होती है। इसलिए आप इसके भेद करके अच्छी तरह से भली भांति पहचान सकते हैं। जैसे सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। सांग रूपक यानी अंगों सहित, अर्थात जैसे उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का आरोप, अन्य अंगों का आरोप। और निरंग रूपक जिसमें केवल उपमेय पर उपमान का ही आरोप हो, उसके अंगों का नहीं होता जी, उसमें क्या अंगों का उल्लेख नहीं होता है। तीसरे में परंपरित रूपक में क्या होता है कि एक रूपक के साथ दूसरे का कारण होता है, अर्थात एक साथ दो रूपक होते हैं, एक मुख्य रूपक और दूसरा गौण रूपक होता है। जैसा कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए। जैसे जैसे संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, वैसे मन रूपी सरोज खिलने लगता है। तो इसी प्रकार इसमें परंपरित रूपक हुआ। तो ये था रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार की पहचान के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें रूपी शब्द का लोप होता है। और जैसा कि मन मंदिर, तो यहाँ हो जाता मन रूपी मंदिर। और यहाँ जैसे अंबर पन घट, तो अंबर रूपी पन घट, तारा घट, तारे रूपी घड़े, उषा नागरी, उषा रूपी नागरी। तो रूपी शब्द का लोप होने से भी इसकी पहचान हो जाती है, ये रूपक अलंकार कहलाता है। अब अन्य उदाहरण में आपको स्पष्ट रूप से समझाऊं, जिससे रूपक
उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके, एक छोटा सा अन्य उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। अन्य उदाहरण जैसे जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। प्रथम पंक्ति है जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। दूसरी पंक्ति जय महेश मुखे चंद्र चकोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यह आपकी दूसरी पंक्ति है उदाहरण की। उक्त उदाहरण में गिरिराज किशोरी को चकोरी आप लिखेंगे, उक्त यानी ऊपर लिखे, उदाहरण में गिरिराज, उक्त उदाहरण में गिरिराज किशोरी, उक्त उदाहरण में गिरिराज किशोरी को चकोरी और महेश के मुख को चंद्र बताया गया है। उक्त उदाहरण में गिरिराज किशोरी को चकोरी, और महेश के मुख को चंद्र, महेश के मुख को चंद्र बताया गया, यानी चंद्रमा। गिरिराज किशोरी को तो बताया गया है चकोरी, यह है गिरिराज किशोरी, इसको तो चकोरी कहा गया। और जो महेश का मुख है उसको क्या गया है, क्या कहा गया है, चंद्र बताया गया है। इस उदाहरण में यह स्पष्ट किया गया है कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो इस उक्त उदाहरण में जो ऊपर दिया हुआ जो उदाहरण है, इसमें गिरिराज किशोरी को चकोरी कहकर के पुकारा है और महेश के मुख को चंद्र बताया गया है। इस प्रकार यहाँ रूपक अलंकार है। तो मुख चंद्र यानी मुख रूपी चंद्र, तो महेश का मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा है, और गिरिराज किशोरी कैसी है, चकोरी जैसी है। इस प्रकार यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, एक शब्द है यहाँ मुख चंद्र, तो इसमें मुख रूपी चंद्र ऐसे अपन लिखते हैं, तो यहाँ रूपी शब्द का लोप, तो इसकी ये पहचान हो गई, इसलिए यहाँ रूपक है। मुख चंद्र में रूपी शब्द का लोप होने से रूपक अलंकार है। ये तो पहचान है परिभाषा से अलग हट करके, और ये इसका उदाहरण है। इस प्रकार रूपक अलंकार के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। रूपक अलंकार जिसमें शब्द में यानी उपमेय और उपमान है, उसमें रूपी शब्द का लोप पाया जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।